नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शौरान का। यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेट और सेट इन दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम जो है वो समान है, इसलिए यदि आप भविष्य में नेट की परीक्षा भी देंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 2 मैराथन वीडियो 2.5 घंटे का और 1.5 घंटे का कर चुके हैं। यह मैराथन वीडियो संख्या 3 है। यूनिट 4 जो आपके पाठ्यक्रम की है वो संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार से संबंधित है, जिसके नोट्स हम इसमें देखेंगे और इसके बाद का वीडियो किस टॉपिक पर होगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट 1 के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर हैं। हम उनकी प्लेलिस्ट बना देंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। और 30 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूट्यूब पर कक्षाएं। शैक्षिक प्रबंधन जो पाठ्यक्रम है आपका स्कूल व्याख्याता के जीके और जीएस की परीक्षा में, संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें कवर होगा। शैक्षिक प्रबंधन का टॉपिक वाइज होगा और इसी फॉर्मेट में नोट्स आपको मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो नोट्स आपको प्रिंट करवा के फिर करवाए जाएं। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जो है संप्रेषण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहां आप देख सकते हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण के मुख्य तत्व, संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण की विशेषताएं, उद्देश्य, प्रकार, बाधाएं और इन बाधाओं का निराकरण, और प्रभावशाली कक्षा संचार, ये भी एक टॉपिक है, अंत में उसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ को कि संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण को ही संचार कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण, अर्थात उन्हें अर्थपूर्ण संदेश भेजना, ये क्या है? संचार है। संचार ही संप्रेषण है। कम्युनिकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है समुदाय। संदेश भेजने वाला, अर्थात जो संदेश भेज रहा है वो प्रेषक कहलाता है, और संदेश को प्राप्त करने वाला वो कहलाता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, पुनः आया है ये शब्द, अर्थपूर्ण संदेश होता है, अर्थात जो संदेश भेजा जाता है उसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ये एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है वो गत्यात्मक है, डायनेमिक है, जटिल भी है, वैज्ञानिक भी है। और कम्युनिकेशन शब्द इन 2 शब्दों के मेल से बना है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। ये संप्रेषण का सामान्य अर्थ है। अब बात करते हैं, हम संप्रेषण की जगह संचार शब्द का उपयोग कर रहे हैं। बात एक ही, इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट हैं, तत्व हैं जो संचार में शामिल होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नेट की परीक्षा में इससे सवाल पूछा गया है, इसलिए अवधारणात्मक स्पष्टता होनी जरूरी है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है। संचार प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व जो हैं वो संचार में होने आवश्यक हैं। क्या है? सबसे पहले जो प्रेषक होता है, सेंडर जिसको हम कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर, प्रेषक। आप पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं तो आप हो गए हैं रिसीवर। तो सेंडर अर्थात भेजने वाला, इसी को स्रोत भी कहते हैं तकनीकी भाषा में, अर्थात सोर्स। ये सब कौन है? स्रोत, प्रेषक, सोर्स, सेंडर, ये एक ही बात है, अर्थात संदेश भेजने वाला या वाली। दूसरा, संकेतन या एनकोडिंग। इसका मतलब है भेजे जाने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना। अब यहां समझने वाली बात है कि आप किसी संकेत को भेजना चाहते हो, उस संकेत को
उन संकेतों में रूपांतरित करना जो वाचिक हो सकते हैं, अर्थात जिनमें जो है ना वॉइस हो सकती है, अवाचिक हो सकते हैं, शाब्दिक हो सकते हैं, अशाब्दिक हो सकते हैं। तो वो उस जो भी आप संदेश भेजना चाहते हैं उन्हें संकेतों में रूपांतरित करना, इसको कहते हैं एनकोडिंग। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व संदेश, अर्थात आप कोई संदेश भेजते हैं तो ये विचार हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, अनुभव हो सकता है, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित में भी हो सकता है। इसका मतलब है संचार मौखिक भी हो सकता है और कुछ आप लिखित में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे इसकी विस्तार से बात होगी। माध्यम, मीडियम, वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक अर्थात सेंडर से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है उसे कहते हैं मीडियम, माध्यम। बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल पूछा भी गया है नेट की परीक्षा में। डीकोडिंग, कूटानुवाद, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना, यह कहलाता है डीकोडिंग। पुनः देखिए, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में रूपांतरित करना, परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कूटानुवाद। अब आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, अर्थात संदेश जो प्राप्त करेगा। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, जिसको पृष्ठपोषण भी कहते हैं। मैंने आपको संदेश भेजा, वो संदेश आपको मिला और संदेश मिलने के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं फीडबैक, पृष्ठपोषण या फिर प्रतिपूर्ति, पुष्टि। अंतिम चरण है संचार का। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रति, अर्थात जिसने संदेश को प्राप्त किया है उसकी संदेश के प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया, यह संचार को बेहतर बनाने में सहायक है। अब इसको समझिए कि यह संचार को बेहतर कैसे बनाता है। मैंने कोई सूचना भेजी, मैं हो गया सेंडर, भेजने वाला, प्रेषक। आपने सूचना प्राप्त की, आप हो गए संदेश को प्राप्त करने वाले, रिसीवर, प्राप्तकर्ता। उसके बाद आपने उस पर फीडबैक दिया। जैसे आपने इस वीडियो को देखा, आप प्राप्तकर्ता हैं, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, मैं सेंडर हूं। फिर आपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा, फीडबैक दिया। ये संचार को और बेहतर करता है। अर्थात हमें अगला वीडियो किस टॉपिक से संबंधित बनाना है या वीडियो की विषय वस्तु को और सरल और प्रभावशाली रूप में किस प्रकार से रखना है, ये आपके कमेंट, ये आपके फीडबैक हमें बताते हैं। ठीक ऐसे ही संचार में जब आपको कोई मैसेज मिल गया है तो मिलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया, भविष्य में जो संचार होगा उसको और बेहतर करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, प्रभावशाली और उपयोगी बनाने में सहायक होती है। शोर, नॉइस, आवाज जिसको कहते हैं, संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है। इसे इस रूप में समझिए, वीडियो आप देख रहे हैं तभी आपके आसपास डीजे चलने लग जाए। मैंने वीडियो बना दिया, आप वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वीडियो में क्या बात बताई जा रही है उसके बीच में शोर आ गया, बाधा आ गई, अर्थात डीजे के आसपास में आवाज आ गई, तो आप मेरी बात को उस रूप में न तो सुन पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये संचार में बाधा पैदा करता है शोर। अगला पॉइंट, संचार की प्रकृति, अर्थात जो कम्युनिकेशन है उसका नेचर, प्रकृति किस प्रकार की होती है। सीधे परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, नेट की परीक्षा में, संभावना है सेट की परीक्षा में भी। हम जो आपको पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, जो टॉपिक्स करवा रहे हैं, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सवालों को सही करने में सहायता प्रदान करें। ये नहीं है कि हमने जो करवाया सीधा वहीं से सवाल आएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन किसी भी टॉपिक पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उस बिंदु पर आपकी अवधारणात्मक समझ, तथ्यात्मक सवालों में तो हो सकता है उतनी सहायता नहीं करे, लेकिन अवधारणात्मक सवालों में उत्तर तक पहुंचने में आपकी हेल्प जरूर करेगी। अब कम्युनिकेशन की प्रकृति,
कम्युनिकेशन की प्रकृति है कि कम्युनिकेशन जो है, संचार जो है, वो कला भी है और विज्ञान भी है। इन दोनों के कुछ तत्व संचार में शामिल हैं। ये एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है। मानवीय प्रक्रिया का मतलब है कि ये दो या दो से अधिक मानवों के बीच घटित होने वाली क्रिया है। और जब दो या दो से अधिक मानव किसी क्रिया को संपन्न करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि सामाजिक संबंधों को स्थापित करने में भी सहायक होती है। अगला, परंपरागत संचार, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन जो है, जैसे आपने देखा होगा कि पत्राचार है, रेडियो है, दूरभाष है, ये क्या है? परंपरागत संचार है। आधुनिक संचार भी हैं जिसमें क्या है? ईमेल हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये है आधुनिक संचार के माध्यम। संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। अब मैंने पिछली कक्षा में भी आपको कहा था कि यदि आपको कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो प्लीज उसकी आप इंग्लिश भी देखिए। अब प्रबंधकीय कार्य का मतलब है मैनेजमेंट। आगे हम जब संचार के प्रकार को पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। इसका मतलब है एक सूचना भेजने वाला है, एक सूचना प्राप्त करने वाला है। और देखा होगा आपने, जो औद्योगिक घराने होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, कॉरपोरेट ऑफिस या अन्य ऑफिस, उसमें एक सूचना को दूसरा सूचना तक पहुंचाने का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट बना रहे, प्रबंधन बना रहे। तो बेसिकली संचार जो है वह एक प्रबंधकीय कार्य भी है, अर्थात वो मैनेजमेंट करने में, चीजों को, व्यवस्था को बनाए रखने में, उसे और बेहतर करने में सहायता देता है। संचार मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और क्या हो सकता है? सांकेतिक, अर्थात संकेतों के माध्यम से भी संचार किया जा सकता है। आप कक्ष में किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और वहां पर आप अपने संकेत के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो आप उसको ऐसा कहते हैं कि एक बार रुकिए। कोई विद्यार्थी कक्षा में एंट्री कर रहा है, आप चाहते हैं कि उससे संचार करना, तो आप कहते हैं कि हाँ आ जाइए। या हमने इस बात का पहले भी उल्लेख किया है। संचार एक मार्गी भी हो सकता है, दो मार्गी भी हो सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार संचार के 7 सी, कैपिटल लेटर सी होता है ना, अल्फाबेट, संचार के ये 7 सी ये हैं। कुछ विद्वानों का अलग मानना है 7 सी में क्या होंगे। पहला है विश्वसनीयता, अर्थात जो संचार किया जाए उस संचार में क्रेडिबिलिटी, अर्थात जो संचार में सूचना प्रेषित की जा रही है वो विश्वसनीय होनी चाहिए। संदर्भ, अर्थात कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जो संचार भेजा जा रहा है वो किसी संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि बिना संदर्भ के हो सकता है आपने तो संदेश भेज दिया, संचार कर दिया, अगला वाला उसको समझ में नहीं पाए। तीसरा है विषय वस्तु, कंटेंट होना चाहिए, अर्थात संचार में जो फिक्स कंटेंट है वो होगा तो आप अपनी सूचना को प्राप्तकर्ता तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाएंगे। तीसरा है संचार के 7 सी में क्लियरिटी, अर्थात जो भी आप संदेश भेजना चाहते हैं, जिस भी संदेश का संचार करना चाहते हैं, उसमें एकदम स्पष्टता हो, क्लियरिटी हो, जिससे कि अगला उस सूचना को समझ पाए। निरंतरता और संगतता, निरंतरता का मतलब है कॉन्टिन्यूटी और संगतता का मतलब है कॉन्सिस्टेंसी होने भी चाहिए। फिर है चैनल, अर्थात ये 6 सी है, माध्यम होना चाहिए। और श्रोताओं की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस, अर्थात जिनको आप संदेश भेज रहे हैं, जिसको आप संदेश प्रेषित कर रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता में भी कुछ न्यूनतम कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वो उस बात को समझ पाए। मैं अब संचार के विषय वस्तु को पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं जो आपके पाठ्यक्रम की यूनिट नंबर 4 है। तो यहां समझने वाली बात है कि मेरी बातें एक तरीके से संचार ही हैं, तो आप मेरी बात को प्रभावशाली तरीके से और अधिकतम तब समझ पाएंगे
जब आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो। अब मैं कहूं श्रोताओं की क्षमता, अब यदि आपको श्रोता का अर्थ ही नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि श्रोताओं की क्षमता का मतलब किसकी क्षमता की बात हो रही है। कहने का मतलब है श्रोताओं की क्षमता का मतलब है कि जो संदेश श्रोता तक पहुंच रहा है, जो रिसीवर है श्रोता, उसमें कुछ मूलभूत मिनिमम क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वह इस संदेश को समझ पाए। अब बात करते हैं संचार के 4S। पहला है संक्षिप्तता, शॉर्टनेस, ये पहला एस हो गया। अर्थात जो सूचना आप भेज रहे हो वो यदि शॉर्ट होगी, संक्षिप्त होगी तो उसे समझना आसान होगा। अब आपका जो सेट परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें एक यूनिट का नाम है बोध। बोध का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन। अब इस बोध के पाठ्यक्रम में आप देखोगे कि 15 या 20 पंक्तियां आपके सामने होंगी और उसके पश्चात इस गद्यांश से संबंधित 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब यहां पर 20 वाक्य हैं, 15 वाक्य हैं, तो उन पैराग्राफ में जो 1 या 2 पैराग्राफ होंगे उसमें क्या कहा गया है उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बाकी जो सवाल होंगे वो 1 लाइन के, 2 लाइन के, 3 लाइन के सवाल होंगे, तो उन सवालों को समझना आसान है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है और ये आंसर होगा। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है, बोध है, उसमें आपको 20 लाइनें दे दी हैं और 20 लाइनों का अर्थ समझना है। अर्थ समझकर फिर आपको जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब ढूंढना है। मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो इस बोध जो आपकी यूनिट है इस पर भी मैं बताऊं कि कॉम्प्रिहेंशन को आप छोटे छोटे तरीके, 2-4 तरीके, जिससे कि ये कॉम्प्रिहेंशन को हल करना, इनके सवालों को हल करना आपके लिए आसान हो सकता है। तो यहां कहने का मतलब है संक्षिप्त होना चाहिए। संचार में जो सूचना भेजी जा रही है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, अन्यथा उसको समझने में मुश्किल होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि 20 पंक्तियों के 20 लाइनों के एक पैराग्राफ को समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगला है साधारण, अर्थात सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। जो संचार की विषय वस्तु है, संचार में आप जो भी सूचना प्रेषित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, उसकी भाषा शैली सिंपल होनी चाहिए। ये कहा भी गया है, जैसे हम अधिगम करते हैं ना, तो अधिगम में सरल से कठिन की ओर बढ़ा जाता है और विषय वस्तु का सरल प्रस्तुतिकरण करना ये शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है कि आप पाठ्यक्रम के किसी हिस्से को कितना सरल, रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं जिससे कि अधिगम अधिकतम हो। विषय वस्तु सरल है, उसे थोड़ा सा रोचक बना दिया गया है, तो इन दोनों का प्रभाव या परिणाम ये होगा कि सरल और रोचक विषय वस्तु प्रभावशाली हो जाएगी। और ये 3 तत्व होने के बाद चौथा इसका परिणाम ये होगा कि अधिगमकर्ता के लिए उस पाठ्यक्रम के टॉपिक को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम 30 मार्च से जब शैक्षिक प्रबंधन के माध्यम से स्कूल व्याख्याता के जीके पाठ्यक्रम के टॉपिक को करेंगे, तो कोई टॉपिक आपके लिए जैसे SIQE है वो समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, समग्र शिक्षा अभियान है या शैक्षिक प्रबंधन की विभिन्न विधियां हैं, उनका प्रस्तुतिकरण जब हमारे द्वारा सरल और रोचक होगा तो आपके लिए उस टॉपिक को सीखना और लंबे समय तक याद रखना आसान हो जाएगा। यही बात संचार पर लागू होती है कि आप जो संदेश प्रेषित कर रहे हो वो साधारण, सिंपल होना चाहिए, जटिल, कठिन नहीं होना चाहिए। शक्ति अर्थात स्ट्रेंथ और सजगता अर्थात सिंसियरिटी, ये सभी संचार के 4S में शामिल हैं। अब आते हैं संचार की विशेषताएं। कुछ सेलिएंट फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन, संप्रेषण संचार की हैं, उनको हम समझते हैं। संचार एक मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रणाली है। सामाजिक प्रणाली इसलिए है क्योंकि वो समाज में गठित होती है
और मनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि एक संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में कम्युनिकेशन होता है। यह गत्यात्मक है अर्थात डायनेमिक है, निरंतर विद्यमान रहती है। अब ये बात आप समझिए, बच्चा रो रहा है, इसका मतलब है वह अपनी मां तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि मैं भूखा हूं, मुझे दूध पिलाइए। उसके बाद आप जब देखते हो कि किसी बच्चे के चोट लग गई, उस चोट के कारण वह रो रहा है, बुखार के कारण रो रहा है, इसका मतलब है वो भी एक तरीके का संचार है। आप विद्यालय में जाने के बाद अपने दोस्तों से बात करते हैं या सहपाठियों से बात करते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है, संचार है। मैं आपको संप्रेषण संचार टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये भी संचार है। कमेंट बॉक्स में आप हमसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो भी एक संचार है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करता है तो वह संचार में आता है। यह संचार लिखित में हो सकता है, मौखिक में हो सकता है, या फिर तीसरा तरीका है संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है, वो भी संचार है। कहते हैं ना इशारों में, इसका मतलब है वहां कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, इशारों में हो रहा है, संकेतों में हो रहा है। कई बार आप बोल के कुछ अभिव्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब है संचार निरंतर विद्यमान रहता है। संचार सदैव लक्ष्योन्मुखी होता है। इसका मतलब है आप जब किसी से कोई वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसका कोई लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, पत्थर पड़ा है और आप उससे पूछते हैं और हालचाल बढ़िया, क्या हाल है, ऐसा थोड़ी पूछते हैं पत्थर से, क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन आप अपने दोस्त को देखते ही पूछते हैं, और भैया कहीं हाल है, सगड़ा बढ़िया? वो कहे हाँ बढ़िया, थारी सुना मारो बढ़िया, और तैयारी तुरी किसी की चल रही है? ठीक चल रही साहब। ये क्या है, लक्ष्योन्मुखी, अर्थात लक्ष्य होता है। ऐसा नहीं है कि संचार बिना लक्ष्य के संपन्न हो जाए, हमेशा सदैव लक्ष्य होगा संचार का। शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है, और दोनों प्रकार से भी संभव है। एक मार्गी भी हो सकता है, द्विमार्गी भी हो सकता है कि आप संदेश भेज रहे हैं, संदेश भेजने वाले के पास मिल गया। द्विमार्गी मतलब आप संदेश भेज रहे हैं, वो फीडबैक भेज रहा है या कोई सवाल पूछ रहा है, ये द्विमार्गी। संचार सूचनाओं के आदान प्रदान तथा आपसी समझ से बेहतर होता है। सूचनाओं का आदान, सूचनाओं का प्रदान, अर्थात सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को बेहतर करना। और एक और शब्द आया है, आपसी समझ को बेहतर बनाता है। आपसी का मतलब दो लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर बनती है संचार के माध्यम से। आपने कोई सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया, तो एक बॉन्डिंग, एक संबंध विकसित हो जाता है समझ को लेकर कि हाँ, संचार के माध्यम से आपसी समझ बढ़ती है। संचार प्रेषक और प्राप्तकर्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कोई बात वीडियो के माध्यम से कही और उस बात से आप प्रभावित हो सकते हैं। मैंने कोई अभिप्रेरणात्मक वाक्य कहा, कोई एग्जाम्पल दिया, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब है चाहे वो प्रेषक हो या फिर प्राप्तकर्ता हो, उनके जो भी व्यवहार हैं उनको संचार प्रभावित करती है। और मैं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़कर ये भी कहूँगा कि संचार जो है वो आपको बेहतर बनने में पर्याप्त योगदान देता है। संचार के हम आगे प्रकार पढ़ेंगे। संचार आप खुद के साथ भी कर सकते हैं, वो भी एक संचार का प्रकार है, जिसे अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। एक संचार होता है कि आप किसी दूसरे के साथ कहते हैं, वो अंतर व्यक्तिक होता है, इंट्रापर्सनल, अर्थात आप दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अंतः व्यक्तिक संचार के माध्यम से हुआ, अर्थात उनका खुद से ही बात करना, खुद को ही देखना, अवलोकन करना, खुद के अंदर खोजना। इसका मतलब है
कि व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार को बेहतर बनाता है संचार। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब है आपकी मित्र मंडली जिस प्रकार से होगी वैसे ही आपका व्यवहार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी मित्र मंडली के साथ संचार करेंगे, कुछ उनको अपने मन की कहेंगे, कुछ उनसे उनके मन की सुनेंगे, और ये जो संचार का आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का, वह आपके व्यक्तित्व और आपके व्यवहार इसको बेहतर या फिर बदतर बना सकता है। इसलिए अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें। और बहुत बड़ा मानक वैज्ञानिक तथ्य ये है कि आप जिन 5 लोगों के साथ, गौर कीजिएगा, आप जिन 5 लोगों के साथ अपने दिन का अधिकतम समय बिताते हैं, इन 5 का औसत आप हैं। इसे समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप मान लीजिए दिन में 2 घंटा अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी दोस्त रूम में रह रहे हैं, रूम में रह के एग्जाम्पल समझा सकता है। आप अपने रूम में रह रहे हैं, इसका मतलब है उसके साथ आप समय बिता रहे हैं। आप किसी के साथ घर पे फोन पे बात कर रहे हैं, किसी आप शिक्षक का वीडियो देख रहे हैं, तो ये 3 लोग वो हो गए जिनके साथ आप समय बिताते हैं। तो कहने का मतलब है जिन 5 लोगों के साथ आप अपना समय बिताते हैं प्रतिदिन, उन 5 का औसत आप हैं। यदि आप 4 या 5 होशियार विद्यार्थियों की मित्र मंडली बनाएंगे तो संभव है कि 4 और 5 सेलेक्ट हो जाएं। यदि आपके 5 दोस्त अपराधी किस्म के हैं, जिनका दिमाग टेढ़ा ही चलता है, तो ये प्रबल संभावना है कि आप भी अपराधी प्रवृत्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। यदि आपके जो 5 दोस्त हैं या 5 जिन भी व्यक्तियों के साथ आप समय बिताते हैं, वो यदि सकारात्मक मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आप भी सकारात्मक होंगे। आप 5 लोगों के साथ बात कर रहे हो, अरे भाई पेपर तो बहुत आउट होएर, नकल भी चालेर, परीक्षा समय पर को नहीं होवेर, अब काई कर सीर सरकार ने ये कर दिया और वो कर दियो, और अब की तो किस्मत ही खराब है। वो क्या, हाँ यार साची किस्मत खराब है, रीट प्री में तो इतना नंबर है, रीट मेंस में आ गया, तीसरों यहाँ बोला रहे, पेपर ही ढंग से कौन पूछे और पैटर्न को फॉलो कौन करे, चौथो और की, सब कुछ नकारात्मक। वैकेंसियाँ अब तो कठानी है, आज जैसी तो परीक्षा को नहीं होवे, परीक्षा हो जैसी तो ओ जैसी वो जैसी। आपकी समझ भी वैसे ही बन जाएगी। तो कहने का मतलब है संचार, हर समय हम संचार कर रहे हैं, हर समय जीवन में। तो संचार जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, संचार जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। वृद्धि तो परिपक्वता तक चलेगी, उसके बाद समाप्त। और सीखने का जो कार्य है, शिक्षण अर्थात लर्निंग करना, सिखाना, शिक्षण का मतलब है सिखाना, वह प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। बहुत अच्छा। ये सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से क्या जीवन पर्यंत नहीं चलता? अधिगम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी विकास। आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे ये भी पता चले कि आप वीडियो को कितनी ईमानदारी के साथ, बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ए, बी, सी या डी के रूप में दीजिए। संचार में वाणी के बजाय आवाज के पहलुओं को पराभाषा अर्थात पार्श्व भाषा के रूप में जाना जाता है। आगे टॉपिक आएगा जिसमें वॉइस मॉड्यूलेशन की बात होगी, हम उसमें गौर करेंगे। संचार में प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है संचार की विशेषताओं का, कि संचार में प्रभाविक जो श्रवण है उसके मूल कारक हैं। क्या मूल कारक हैं? विचारों को स्वीकार करना, विमर्श करना मतलब चर्चा करना, और मुक्त प्रश्न पूछना। आपको कोई बात कही गई है, मैं आपसे ये पढ़ा रहा हूं, ये प्रभावशाली तब होगा जब आप मेरे विचारों को स्वीकार करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह के। और उसके बाद क्या है? विमर्श करना। किसी भी टॉपिक को लेकर यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप चर्चा करते हैं, और उसके बाद ओपन हैंडेड, जिसको कहते हैं मुक्त प्रश्न पूछते हैं। ये संचार के
प्रभावी श्रवण अर्थात संचार को आप तभी सुन पाओगे बहुत प्रभावशाली तरीके से जब आप विचारों को स्वीकार करोगे। मेरे विचारों को यदि आपने स्वीकार ही नहीं किया, इसका मतलब है आप मेरे विचारों को सुन ही नहीं रहे। अगला है संचार के उद्देश्य, कि संचार के आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं कम्युनिकेशन के। ये संचार की जो प्रक्रिया है वो क्यों की जाती। जैसे मैंने कहा संचार तो जीवन भर होता है, लेकिन यहां हम औपचारिक संचार की बात कर रहे हैं। मूल रूप से जो बात हो रही है, क्योंकि आपके संचार संप्रेषण यूनिट नंबर 4 कहाँ है, पेपर में। और वो पेपर किस लिए लिया जा रहा है कि आप में बेसिक रुझान है क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। इसका मतलब है औपचारिक संचार करेंगे आप। जब मैं आपके साथ जो संचार कर रहा हूं वो औपचारिक संचार है। संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ विकसित करना एक सूचना है। संगठन में उस सूचना को नीचे तक पहुंचाना है कर्मचारियों के मध्य, तो वो जानकारी वहां तक पहुंचे और उससे एक समझ विकसित हो। ये संचार का एक उद्देश्य है। संगठन में प्रेरणा, सहयोग और रोजगार की संतुष्टि के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। अब संगठन है, इसमें मोटिवेशन रहे। संगठन के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बीच में सहयोग की भावना हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे की हेल्प करें। यह भी संचार का उद्देश्य है। रोजगार की संतुष्टि के लिए, अर्थात आपको रोजगार मिल गया है, नौकरी मिल गई है, उसमें भी आपको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि ये नहीं कल ही मुझे जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनके लिए भी संचार होता है। ये भी संचार के उद्देश्य हैं। अंतर संचार को प्रोत्साहित करना। ये जो शब्द है ना अंतर, याद रख लीजिए, यहां अंतर का मतलब डिफरेंस नहीं है। हिंदी में और इंग्लिश में तो ये बात बहुत ज्यादा है। हिंदी में भी किसी शब्द का जो उपयोग होता है वो किस संदर्भ में होता है वो भी देखने वाली बात है। अब जैसे मैं कहूं आचार, अचार, आचार, अभी मिलता जुलता है अचार और आचार। यहां आचार का मतलब है व्यवहार से, कि आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। एक जैसे आया निदान, ठीक है ना। निदान का सामान्य अर्थ है इस समस्या का निदान कर दिया गया, वो भी सही है। निदान का मतलब है सॉल्व कर दिया। लेकिन जब हम मूल्यांकन में निदान के शब्द को पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि समस्या के कारणों को खोजना और उनका समाधान करना। ठीक वैसे ही यहां अंतर का मतलब है इंटर, INTER, इंटर कम्युनिकेशन। अब इंटर क्या है? एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों के बीच में जो संचार होता है वो होता है इंटर। एक होता है इंट्रा, अंतः, आगे हम बात करेंगे उसकी। तो अंतर संचार अर्थात इंटर कम्युनिकेशन अर्थात एक संगठन और उस संगठन के विभिन्न व्यक्तियों के बीच के संचार को प्रोत्साहित करना। कर्मचारियों को परिवर्तन के लिए आपसे सूचना देना कि जो कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं एक संगठन में, उन संगठन में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने कर्मचारियों तक पहुंचाना। अगला है संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। संगठन है, संगठन में कोई बॉस होगा, तो संचार का एक उद्देश्य ये भी है कि बॉस तो है लेकिन उसके नीचे बहुत सारे अधीनस्थ हैं, सब ऑर्डिनेट हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं। तो वो छोटे कर्मचारी भी सुझाव देवें, उसके लिए प्रोत्साहित करना। कर्मचारियों को संगठन की प्रोग्रेस से समय समय पर अवगत करवाना। एक संगठन है वो किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। अब वो संगठन एक स्कूल हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक व्यापारिक प्रतिष्ठान हो सकता है, कोई संस्थान हो सकता है, संस्था हो सकती है। उसकी जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उस प्रोग्रेस को समय समय पर अपने कर्मचारियों को बताना, जिससे कि एक बॉन्डिंग, एक कहते हैं ना स्वस्थ संबंध, कि हाँ हमारी कंपनी इस रूप में प्रोग्रेस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी जानकारी मिलना।
यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 60 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिसमें कुछ टेस्ट पीडीएफ के रूप में और कुछ टेस्ट मॉक के रूप में अपलोड हैं। नेट के सवालों को इसमें हमने शामिल किया है। यश गुरु एप्लीकेशन पर ये सभी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं संचार के प्रकार। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये देखिए, इसे कहते हैं मानचित्र निरूपण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। संगठन के संचार के प्रकार हैं तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकार, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार भी दो प्रकार का है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक संचार है वो भी दो प्रकार का है, लिखित और अमौखिक, मौखिक और अमौखिक या फिर लिखित। अब आपसे ये पूछा जाए कि शाब्दिक संचार किसमें शामिल होगा? व्यक्तियों की संख्या के आधार पर में। वैसे शाब्दिक संचार अंतर्वैयक्तिक संचार में आएगा, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक सवाल आपको परीक्षा में मिल सकता है। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकार मोटे रूप दो हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार ये किसका है? व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। और अंतर्वैयक्तिक संचार जो है वो भी दो प्रकार का है, एक है शाब्दिक संचार और दूसरा है अशाब्दिक या अवाचिक संचार। शाब्दिक संचार भी दो प्रकार का है, मौखिक और अमौखिक, मतलब लिखित। तो वैसे ही संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार, एक है औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार दो प्रकार के हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब इनके भी कुछ पहलू हैं। तो कहने का मतलब है ये संचार के प्रमुख प्रकार हैं। अब बात करते हैं व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। अभी देखा था हमने कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर भी संचार के प्रकार हैं। सबसे पहले अंतर्वैयक्तिक संचार, इंट्रा, INTRA। बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है मनोविज्ञान की कि इसको मतलब घोड़मपोड़ कर रखा है, कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। अंतर्वैयक्तिक संचार, इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा। अब ये अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य के मनोविज्ञान में घटित होती है और एक ही व्यक्ति में। अब इसे समझिए, बहुत शानदार संचार है ये, यदि आप कर पाते हैं तो। अंतर्वैयक्तिक संचार यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनुष्य के चिंतन में, मनन में तथा स्व संचार अर्थात खुद के साथ संचार पर आधारित है। कुछ भी करने, कुछ भी कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप ले लेते हैं। इसमें यह मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। आत्मविश्लेषण, आत्मविवेचन, अंतर्द्वंद इसी अंतर्वैयक्तिक संचार में शामिल हैं। प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझिए, बेरोजगार का रोजगार पाने के लिए या फिर शिक्षक का विषय वस्तु को सरल, अधिगम योग्य और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत शानदार संचार है। मैं आपके सामने ये कक्षा रख रहा हूं तो मैंने भी इस कक्षा का प्रस्तुतिकरण कैसा हो, इस कक्षा के जो नोट्स बने वो नोट्स किस प्रकार से बनेंगे, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे हो, कॉन्सेप्ट मैपिंग कैसे हो, चीज़ों को अंडरलाइन करना है, सरल और प्रभावशाली रूप से इनका प्रस्तुतिकरण करना है। कहने का भाव ये है कि जो इंट्रा अंतर्वैयक्तिक संचार होता है वो एक व्यक्ति का खुद के साथ होने वाला संचार है। इसमें प्रेषक अर्थात भेजने वाला, सेंडर मैं हूं, और प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर वो भी मैं ही हूं। हमने एक वीडियो बनाया कि परीक्षा में कहां चूक हुई, वहां हमने यही आपको करने के लिए कहा कि आप अपनी गलतियों को लिखिए, अपने साथ संवाद कीजिए, खुद के साथ बातचीत कीजिए और उन कमियों को पहचानिए जिनकी वजह से परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस कम रहा, बिगड़ा,
नंबर कम आए हैं। आज सेकंड ग्रेड के कुछ विषयों की आंसर की भी जारी कर दी गई है। 2 दिन पहले रीट मुख्य परीक्षा के आंसर की जारी हुई। कहने का भाव ये है कि अंतः व्यक्तिक संचार आपकी आपसे ही बात है। वो गाना है ना, खुद की ही खुद से जंग है। इसका मतलब है अंतः व्यक्तिक संचार खुद की ही खुद से बातचीत है। और इतिहास में जिन भी लोगों ने कुछ बेहतरीन और महान कार्य किए हैं, उन सब को उठा के देख लीजिए, उन सब में अंतः व्यक्तिक संचार, इंट्रा पर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत गहरा था, शानदार था। आप बेरोजगार हैं तो आपको खुद के साथ, स्वयं के साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि मेरी कौन सी कमजोरियां हैं, मेरी मजबूतियां कौन सी हैं, पाठ्यक्रम का कौन सा हिस्सा मुझे कठिन लगता है, पिछली परीक्षा में मैंने कौन सी गलती की, और उसके बाद उन समस्याओं को समाधानों में परिवर्तित कीजिए। हर आपदा अवसर में रूपांतरित हो सकती है। बस समझने वाली बात यह है कि आप अपनी समस्या को स्वीकार करके उस समस्या के समाधान को खोजकर उस समस्या के समाधान को व्यवहारिक स्तर पर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, ये आपकी सफलता को तय करता है। और असफलता में से हटाने के लिए आपको आपको इंट्रा अंतः व्यक्तिक संचार करना ही होगा, खुद से बातचीत करनी होगी। और ये नहीं है कि परीक्षा होने के बाद आप बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है 15 दिन में, 1 महीने में आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से शांत होकर एकांत में बैठकर पिछले 1 महीने की अपनी यात्रा को देखना चाहिए। कट ऑफ का जो माहौल बना हुआ है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत आपका समय बर्बाद कर रहा है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से कट ऑफ को लेकर कोई राय नहीं रखी। कुछ विद्यार्थी नाराज हो जाते हैं, गुरुजी थे तो कट ऑफ बताओ ही को नहीं, थाके बताने में कहीं जावा थे तो बता दो, थे बतासी योजना माँ को यहाँ जिस सोरो सो होसी। अरे भैया, मेरे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि अमुक विषय की कट ऑफ कितनी जाएगी। और तुक्का ही मारना है तो वो आप मार लो, तुक्का मेरे से क्यों मरवाते हो। तो कहने का भाव है इंट्रा याद रखना, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः खुद के अंदर अंतः व्यक्तिक संचार आपके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में बेहतरीन भूमिका निभाता है। तो खुद से संवाद करने के लिए समय निकालिए और खुद से संवाद करने की आदत भी अपने अंदर विकसित कीजिए। दूसरा संचार है अंतरवैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल स्किल। मैं आपके साथ जो संचार कर रहा हूं वो इंटरपर्सनल स्किल है। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता, कॉलेज में आपने सुना होगा, इसका मतलब है बहुत सारे महाविद्यालयों की विद्यार्थी मिलकर कोई कंपटीशन को, कोई गेम्स को, स्पोर्ट्स को खेलते हैं। ये हो गया अंतर महाविद्यालय। हम जब कॉलेज में थे तो हम डिबेट कंपटीशन जाते थे तो उसका नाम होता था अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता। तो कहने का मतलब है अंतर व्यक्तिक संचार का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार। मैं आपसे कर रहा हूं, मैं 3 व्यक्तियों से कर रहा हूं, ये 2 तरफा प्रक्रिया है। इसका मतलब है आप कोई मैसेज भेजते हो, उधर से कोई फीडबैक आता है। इसमें संचारक अर्थात सेंडर को त्वरित गति से फीडबैक मिलता है कि जो प्राप्त करता है वो भी अपनी राय रखता है। 2 या अधिक व्यक्तियों में अंतः क्रिया होना जरूरी है। 2 में भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। ये जो अंतरवैयक्तिक संचार है ये 2 प्रकार का है। शाब्दिक हो सकता है अर्थात शब्दों के माध्यम से, अशाब्दिक भी हो सकता है अर्थात बिना शब्द के भी इंटर कम्युनिकेशन हो सकता है।
शाब्दिक संचार, सॉरी, जिस संचार का आधार भाषा है, लैंग्वेज है, उसे शाब्दिक संचार कहते हैं, या नाम भी स्पष्ट है, शाब्दिक अर्थात शब्द हैं। शब्द हैं का मतलब सॉरी, भाषा है। इसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो होता है मौखिक, अर्थात आप भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। दूसरा जो है ना, मौखिक उच्चारण द्वारा होता है, जैसे कि सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, वार्तालाप, भाषण, ये सभी क्या हैं? मौखिक संचार के प्रकार हैं जो भाषा पर आधारित है। ये नेट में पूछा गया सवाल है। एंट्रोपी, मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट को कहते हैं एंट्रोपी। अमौखिक अर्थात जो मौखिक नहीं है, या फिर लिखित संचार जिसमें भाषा का प्रयोग तो होता है लेकिन लिखित में, जैसे प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, बुलेटिन है, फैक्स है, नोटिस हैं, ये सभी क्या हैं? अमौखिक हैं, अर्थात उसमें बोलने का काम नहीं है, और ये क्या है? लिखित है। अब आते हैं अशाब्दिक, जिसमें शब्द नहीं है, अवाचिक संचार। अशाब्दिक व्यवहार या संकेत, जैसे संकेतों के माध्यम से। अब इसको समझिए, ये क्या है? मौखिक नहीं है। ये क्या है? मौखिक नहीं है, अमौखिक है। इसका मतलब है ये बोल के नहीं हो रहा संचार, ये लिख के हो रहा है। ये अशाब्दिक है, अर्थात जिसमें शब्द नहीं है। इसमें शब्द हैं क्योंकि लिखोगे तो भाषा के माध्यम से ही तो लिखोगे। ये संकेत हैं शारीरिक मुद्रा के माध्यम से, चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से। अब आते हैं दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। जन संचार, मास कम्युनिकेशन, जनता या भीड़ तक विचारों को पहुंचाना, विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाती है। आपको मैं जानकारी दूं कि मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आया है ना शब्द, मास कम्युनिकेशन किया है। ये ग्रेजुएशन डिग्री है। इसके साथ मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MGMC, ये दोनों पत्रकारिता की डिग्रियां हैं। ये स्नातक है और ये स्नातकोत्तर है। ये दोनों भी मैंने की हैं। ये जो मास कम्युनिकेशन नाम सुना तो ध्यान में आ गया। एक है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी, कार्य शिविर, सभाओं, सार्वजनिक व्याख्यान में विचारों का आदान प्रदान करना, ये कहलाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आते हैं संचार के प्रकार। बात किसकी चल रही है? संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार जो हैं वो संगठन के आधार पर भी होते हैं, जैसे औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। अब औपचारिक संचार क्या होगा? या तो जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थों को कुछ कम्युनिकेशन भेजेगा, संचार करेगा, या यहां क्या होता है? अधीनस्थों द्वारा अपने उच्च अधिकारियों, बॉस को संचार भेजा जाता है। इसको ऊर्ध्वाधर संचार कहते हैं। एक क्षैतिज या समतल संचार है, एक ही स्तर के अपने कर्मचारियों को संदेश एक दूसरे के बीच भेजा जाता है। ये कुछ प्रकार हैं। यहाँ सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो श्रृंखला नेटवर्क है ये किस प्रकार का संचार है? श्रृंखला नेटवर्क औपचारिक संचार है, और औपचारिक संचार किस में आएगा? संगठन प्रणाली के आधार पर संचार। अब जैसे वाई आकार का संचार है, तो ये वाई आकार का संचार क्या है? एक औपचारिक संचार है, और औपचारिक संचार किस में आता है? संगठन प्रणाली के आधार पर। और उधर हमने उल्लेख किया है अनौपचारिक संचार, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो निश्चित नियम नहीं होते। इसमें कुछ नियम कायदे निश्चित होते हैं। अगला पॉइंट, औपचारिक और अनौपचारिक संचार में अंतर। औपचारिक संचार को बीच में श्रोता द्वारा रोका जा सकता है।
श्रोता कौन है, स्रोत, सॉरी, सोर्स जो है, भेजने वाला जो है, उसके द्वारा, सेंडर जो है उसके द्वारा संचार को आप रोक सकते हो औपचारिक संचार में। अनौपचारिक संचार एक बार प्रेषित करने के बाद उस पर स्रोत का, अर्थात जो सेंडर है, भेजने वाला है, उसका जो नियंत्रण है वह नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अनौपचारिक संचार यह तीव्र होता है, परंतु इसमें संदेश या सूचना के साथ अफवाहें भी जुड़ी रहती हैं। आपने एक बार अनौपचारिक संचार कर दिया, वो फिर आगे 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 फैलता गया, उसमें कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ जाती हैं। ये सुजस हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें सुजस मासिक पत्रिका 12 माह की, ये जो 12 माह कौन से हैं, जनवरी से लेकर और दिसंबर 2023, 12 महीनों की सुजस पत्रिका को सामने रखकर उसको अंडरलाइन कर कर टेस्ट सीरीज बनाए जा रहे हैं। उसके बाद सुजस डेली बुलेटिन आता है, सुजस ई बुलेटिन, वहां से टेस्ट पेपर बनेंगे। बजट 2023-24 से टेस्ट पेपर बना दिए, 2 टेस्ट बने हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो है, इस पर टेस्ट बन रहे हैं। 2 या 3 दिन में 7-8 पेपर जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज में अपलोड हो जाएंगे। तो ये आपके राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार के जो भी निर्णय हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेंगे। ये कुछ और टेस्ट पेपर हैं जिनको आप यश गुरु ऐप पर जाकर देख सकते हैं। सेट की टेस्ट सीरीज है ही। अब आते हैं संचार की बाधाएं या संचार के अवरोध, अर्थात मैं संदेश आपको भेज रहा हूं, मैं संदेश भेजने वाला हूं, मैं सेंडर हूं, मैं सोर्स हूं, आप संदेश को प्राप्त करने वाले हो, रिसीवर हो। तो मैं जब आपको संदेश भेजता हूं तो कोई बाधा आ सकती है। वो क्या बाधा है? भाषा संबंधी बाधाएं हो सकती हैं, संगठनात्मक बाधाएं हो सकती हैं संचार में, भावनात्मक बाधाएं हो सकती हैं, भौतिक बाधाएं हो सकती हैं और व्यक्तिगत बाधाएं भी हो सकती हैं, जो उच्च अधिकारियों से संबंधित हो सकती हैं व्यक्तिगत बाधाएं, या फिर अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं हो सकती हैं। भाषा संबंधी क्या बाधा हो सकती है जो संचार में बाधा उत्पन्न करे? त्रुटिपूर्ण अनुवाद, मैंने संचार भेजा, उसका आपने गलत अर्थ निकाल लिया। त्रुटिपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त संदेश जो भेजना था वो भेजते समय कुछ गलत शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया, उसका अलग अर्थ निकल जाएगा। अस्पष्ट पूर्व धारणाएं, आपने जो कहते हैं ना प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और आपका मतलब मैं यहां संदेश को प्राप्त करने वाले से ले रहा हूं, तो आप उतना अच्छे से संदेश को नहीं समझ पाएंगे। तकनीकी भाषा का आपने प्रयोग कर लिया है, ठीक है, अब तकनीकी भाषा सामने वाला समझता ही नहीं है जो संदेश को प्राप्त करेगा, तो बाधा आ सकती है संदेश में। संगठनात्मक बाधाएं भी हैं, जिसमें शोर है, भय है, समय और दूरी है, लक्ष्यों पर विवाद है, संगठनात्मक नीतियां, नियम और नियमावली, ये सभी संगठनात्मक बाधाएं हैं। सीधा सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसमें से किसी एक पॉइंट को उठा लिया, यह किस प्रकार की बाधा है? शाब्दिक बाधा है, भावनात्मक बाधा है, मनोवैज्ञानिक बाधा है, व्यक्तिगत बाधा है। अगला भावात्मक बाधाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार, वो इसी के कारण होता है। इससे अभिप्राय है एक व्यक्ति के दृष्टिकोण या नजरिया आदि में कमी पाए जाने से है। इसका मतलब है, ये जो भावनात्मक बाधाएं हैं, इसका मतलब है कहा कुछ जा रहा है, आप उसका अर्थ कुछ लगा रहे हो। हम बीच बीच में आपको कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं, इसका एक अर्थ ये भी है कि हम आपको सूचना दे रहे हैं कि हमने सेट परीक्षा से संबंधित 60 टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दिए हैं। ये सूचना है, इंफॉर्मेशन है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको वह टेस्ट सीरीज खरीदनी ही है। ये दृष्टिकोण में अंतर है। तो कहने का मतलब है, एक व्यक्ति के दृष्टिकोण या नजरिए आदि में जब कमी पाई जाती है तो उसे भावनात्मक बाधाएं कहते हैं संचार में।
अब भावात्मक अवरोध भी आते हैं। क्यों आते हैं? अल्प धारणशीलता, अर्थात जो रिटेंशन है, आपको जो धारण, किसी चीज को याद करना, स्मृत करना, वो कम है। चयनात्मक दृष्टिकोण है कि आपका सेलेक्टिव व्यू है, आपका व्यू व्यापक नहीं है, 360 डिग्री का आपका दृष्टिकोण नहीं है कि आप किसी भी बात जो कही जा रही है उसके सभी आयामों को, सभी डायमेंशन को देख सको। अनावश्यक मिश्रण कर दिया, आपको जो सूचना मिली उसमें आपने अनावश्यक किसी अपने विचार को मिक्स कर दिया, या फिर विरूपण, अर्थात जो जैसा था उसको विरूपित कर दिया। विरूपित का मतलब है उसको बदल दिया, उसको बुरा कर दिया। संचार का अविश्वास कि जो सूचनाएं दी गई है आपको उस पर ही आपको विश्वास नहीं है। अपरिपक्व मूल्यांकन, अर्थात आप किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं लेकिन आप में मैच्योरिटी नहीं है मूल्यांकन करने की, तब भी दिक्कत आ सकती है। सॉरी। भौतिक बाधाएं, दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाएं जिसमें अनावश्यक आवाज, पढ़ाई जा रही है, मान लो सेमिनार हो रहा है, बीच में चाय कॉफी नाश्ता का वितरण हो रहा है, तो ये भौतिक बाधा में आएगा। व्यक्तिगत बाधाएं भी होती हैं। अब व्यक्तिगत बाधाओं में क्या है? अधीनस्थों की बाधाएं, अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट, नीचे के छोटे कर्मचारी। उचित प्रेरणा का अभाव, अब उनमें मोटिवेशन ही नहीं है किसी काम को करने के लिए। संचार में अरुचि है, वो कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते। अधीनस्थों की सुरक्षात्मक संचार की आदत, अधीनस्थ हमेशा ये कोशिश करता है कि वो रिजर्व होकर बिहेव करे। उच्चाधिकारियों की बाधाएं, अब उच्चाधिकारियों से बाकी अधीनस्थ डरते हैं, उच्चाधिकारियों का व्यवहार कठोर है, वो उचित माध्यम के माध्यम से संचार नहीं करते, और उच्चाधिकारियों के पास कई बार था ना, बॉस के पास समय ही नहीं है, तो भी ये संचार की बाधा है। अब संचार की बाधाओं का निराकरण, किस प्रकार से आप संचार की बाधाओं को, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? ये कुछ चीजें हैं जिसमें अनुकूल वातावरण, शोर शराबा कम हो, आवाज कम हो, संदेश का उद्देश्य स्पष्ट हो, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग हो, प्रभावपूर्ण श्रवणता अर्थात सुनने हेतु संदेश का वास्तविक स्वरूप सरलता से प्रवाहित हो, प्रवाहित का मतलब भेजा जाए, भावनाओं पर नियंत्रण हो, संदेश पूर्ण हो, शारीरिक भाषा का प्रभावशाली प्रयोग हो, और प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक का उचित उपयोग हो। अगला एक हमने ये जो अगला वीडियो आएगा ना, वो आएगा इस संप्रेषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों की व्याख्या। इस वीडियो में तो हम संप्रेषण के नोट्स दे रहे हैं, अगला वीडियो जो है वो आपके सामने कुछ सवाल होंगे और उनकी व्याख्या हम करेंगे, जैसे एक वीडियो में पहले भी की थी। अब है प्रभावशाली कक्षा संचार, कि जो कक्षा का संचार है, कक्षा में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किस प्रकार से प्रभावशाली हो। क्यों? क्योंकि आपको एक शिक्षक के रूप में ही तो तैयार किया जा रहा है। अब ये अनुशासन होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, शिक्षक को विषय की, अपने सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक कक्षा में एनकोडर्स की भूमिका में रहते हैं, विद्यार्थी डिकोडर्स की भूमिका में। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। शिक्षक का कक्षा में संचार एजुटेनमेंट सिद्धांत पर आश्रित होता है, नेट में पूछा गया ये। समय समय पर शिक्षण को जनसंचार अर्थात दूरदर्शन, विश्वविद्यालय, टीवी प्रोग्राम की सहायता से होना चाहिए। संचार संबंधी संस्थाएं और मंत्रालय, ये आपके इस यूनिट का अंतिम बड़ा टॉपिक है। पहले बात करेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब इसका कार्य क्या है? सूचना प्रसारण, प्रेस, फिल्मों से संबंधित नियमों, रूल्स, विनियमों, रेगुलेशंस, कानून, लॉज, इनका निर्माण करना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये शीर्ष निकाय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। दूसरा है प्रसार भारती। स्थापना कब हुई? नवंबर 1997 में। यह देश का लोक सेवा प्रसारक है। इसके दो मुख्य घटक हैं, आकाशवाणी है और दूरदर्शन है। प्रसार भारती ने 2004 में DTH डायरेक्ट टू होम सेवा शुरू की। कब की? 2004 में। यह प्रसार भारती बोर्ड द्वारा संचालित है। कौन सा? ये जो प्रसार भारती है
यह प्रसार भारती बोर्ड के द्वारा संचालित होता है। अब आते हैं आकाशवाणी। बहुत फैक्चुअल चीजें हैं इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहे हैं। जुलाई 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण शुरू हुआ। किसका शुरू हुआ? आकाशवाणी का। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी के जो चैनल हैं जैसे रागम, अब यहां इस शब्द से स्पष्ट है कि राग अर्थात संगीत से संबंधित है। ये शास्त्रीय संगीत का चैनल है जो 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है। 2016 में शुरू हुआ। एक रेनबो 1999 में ये शुरू हुआ, युवाओं को समर्पित है। बड़े शहरों में ये संचालित होता है। दिल्ली में जब हम IAS की तैयारी करते तो इसको सुनते थे यदा कदा। दूरदर्शन, इसकी शुरुआत हुई सितंबर 1959 में। 1982 में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। 2005 में DD किसान ये चैनल शुरू हुआ। अब बात करते हैं समाचार एजेंसियों की। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, फरवरी 1949 में कार्य शुरू किया। मुख्यालय दिल्ली में है। PTI की हिंदी सेवा का नाम है भाषा। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, स्थापना 1919 में हुई। मुख्यालय दिल्ली में है। 8 क्षेत्रीय कार्यालय में है। राजस्थान इसमें से एक भी नहीं है। 8 क्षेत्रीय कार्यालय जहां है उसमें राजस्थान का कोई शहर शामिल नहीं है, होता तो मैं लिख देता। PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, केंद्र सरकार की, बहुत महत्वपूर्ण है। PIB जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संप्रेषित करने वाली नोडल एजेंसी है। PIB, पत्र सूचना कार्यालय। UNI, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, मार्च 1961 में विधिवत कार्य करना शुरू किया। 1982 में UNI ने हिंदी सेवा यूनिवार्ता शुरू की। नेम, समाचार नेटवर्क, ये गुट निरपेक्ष देशों की जो एजेंसियां हैं, समाचार एजेंसियां, उनके बीच समाचार और फोटो विनिमय के लिए एक ऑनलाइन सेवा का नाम है। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण, पत्रकारिता में उच्च आदर्शों के मानकों को बनाए रखने हेतु इसकी सिफारिश प्रथम प्रेस आयोग ने की थी। जुलाई 1966 में स्थापना हुई। यह स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, वैधानिक है और अर्ध न्यायिक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष JR मुधोलकर थे और PCI का जो अध्यक्ष होता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, 1965 में इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को की सहायता से हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये एक प्रशिक्षण संस्थान है। जैसे जो मैंने कहा ना, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने किया है, तो ये यहाँ से भी होता है, हालांकि मैंने यहाँ से नहीं किया है। प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय महत्वता बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। अंतिम पॉइंट, सिनेमा से जुड़ी हुई संस्थाएं, क्योंकि सिनेमा भी एक संचार का तरीका ही है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, 1975 में स्थापना हुई। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, 1964 में स्थापना हुई। मुख्यालय पुणे में है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, 1960 में स्थापना हुई, ठीक है। और 1974 में दिल्ली से पुनः स्थानांतरित कर दिया गया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान को। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, 1995 में स्थापना, कोलकाता। 30 मार्च आपको याद होगा, क्या है 30 मार्च को? राजस्थान स्थापना दिवस है। और 30 मार्च को रामनवमी भी है। और 30 मार्च को हम आपके स्कूल व्याख्याता के शैक्षिक जो प्रबंधन है, एजुकेशन मैनेजमेंट, इस शैक्षिक प्रबंधन
के पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसी YouTube चैनल पर निःशुल्क मिलेगा। यश गुरु ऐप को आपने यदि अब तक अपलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से अपलोड कर सकते हैं। अगला वीडियो जो होगा वो कम्युनिकेशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवालों की व्याख्या पर केंद्रित होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें अभिप्रेरित करता है और बेहतर करने के लिए। धन्यवाद।